स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है तुर्की आक्रमण के विरुद्ध राजपूतों की हार के कारण। तुर्कों के विरुद्ध भारतीय राज्यों का पतन एक महत्वपूर्ण घटना प्रमाणित हुई। राजपूत राज्यों की पराजय के अनेक कारण थे जो राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सैनिक महत्व के हैं। इतिहासकार हसन निजामी और मिनहाज उस सिराज तुर्की विजय को देवी कृपा मानते हैं। फखरे मुदव्विर ने पुस्तक अदब उल हर्ब में सैनिक कारणों पर प्रकाश डाला है। इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने अरब, पठान और तुर्क जाति में इस्लाम प्रदत्त 3 मूल गुणों को उनकी विजय के लिए मुख्य रूप से सहायक माना है। पहला है कानूनी हैसियत तथा धार्मिक अधिकार के मामले में पूर्ण रूप से सामाजिक समानता, जिससे उनमें जाति भेद के स्थान पर भाईचारे की भावना का संचार हुआ। दूसरा है अपने भाग्य को पूर्ण रूप से अल्लाह के भरोसे छोड़ने के नियतिवादी विश्वास के कारण मुस्लिम सैनिक युद्ध में सर्वथा मृत्यु के भय से मुक्त होकर लड़ते थे। 3 नंबर, नशे से मुक्त होना, क्योंकि शराब पीना कुरान के मुताबिक पाप था और राज्य द्वारा दंडनीय था। इसके विपरीत राजपूत और अन्य हिंदू सैनिक नशे के कारण युद्ध भूमि में दूरदर्शी रणनीति और आकस्मिक आक्रमण के समय युद्ध कौशल प्रदर्शन करने की क्षमता खो बैठते थे, यहाँ तक कि वे अपनी सुरक्षा भी नहीं कर पाते थे। एल्फिंस्टन का कहना है कि मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी की सेना में सिंध और अक्सस के बीच के क्षेत्र में रहने वाले युद्ध प्रिय जाति के लोग थे जो लड़ने में अभ्यस्त हो चुके थे। लैनपुल और विंस्टेंट आर्थर स्मिथ का मत है कि तुर्क ठंडे प्रदेश के मांसाहारी होने के कारण अधिक शक्तिशाली योद्धा थे। इन मतों को ठीक नहीं माना जा सकता, क्योंकि गोरी की सेना भारत में 2 बार पराजित हो चुकी थी। 1178 ईस्वी में गुजरात के शासक भीमदेव द्वारा और 1191 में दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है राजपूतों में एकता का अभाव। इस समय भारत के विभिन्न हिस्सों पर राजपूत शासन कर रहे थे। इनमें आपसी एकता का अभाव था। ये दुश्मन और विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध भी एक नहीं हो सके। इन्होंने पहले के विदेशी आक्रमणों से भी किसी प्रकार की सीख नहीं ली। पृथ्वीराज तृतीय के शत्रु जयचंद राठौड़ ने भी इसका साथ नहीं दिया। ये एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते थे और एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे। चंद्रवरदाई ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासों में लिखा है कि जयचंद ने खुश होते हुए यह भी नहीं सोचा कि विधाता जल्दी ही इससे प्रतिशोध लेगा। यदि राजपूत शासक मिलकर मोहम्मद गोरी के विरुद्ध लड़ते तो उन्हें सफलता मिलती और भारत का इतिहास भी दूसरा ही होता। नेक्स्ट है राजपूत सेना में स्थायी सेना का अभाव। राजपूत सेना का स्वरूप पूरी तरह सामंती था। इन्होंने स्थायी सेना के निर्माण की ओर ध्यान नहीं दिया। वे युद्ध के समय सामंतों से सेना एकत्र करते थे। इस तरह की सेना में अनुशासन व एकता की कमी होती थी। इन सब सामंतों की सेना का लड़ने का तरीका भी अलग अलग होता था। ये युद्ध एक रणनीति से नहीं लड़ पाते थे। इनमें वफादारी का भी अभाव था। इनमें आपसी सामंजस्य नहीं होता था, जो राजपूतों की हार का कारण बना। नेक्स्ट है राजपूतों की प्राचीन युद्ध प्रणाली। राजपूत प्राचीन समय से चली आ रही युद्ध प्रणाली का प्रयोग कर रहे थे। इस तरह की युद्ध प्रणाली में वे पैदल, रथ और हाथी सेना को ज़्यादा महत्व देते थे। हाथी धीमी गति और विशाल आकार होने के कारण आसानी से शत्रु के लक्ष्य बन जाते थे। ये शत्रु के हमले से कई बार विचलित हो जाते थे और अपनी सेना को रोन डालते थे। बरसात के मौसम में हाथियों और रथों की सेना का महत्व बिल्कुल समाप्त हो जाता था। तुर्कों की युद्ध रणनीति तथा युद्ध प्रणाली राजपूतों से श्रेष्ठ थी। तुर्की सेना का मुख्य आधार अच्छी नस्ल के तुर्की घोड़े थे तथा अस्त्र के रूप में वे तीरंदाजी का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है राजपूतों के घातक उच्च आदर्श। राजपूत अपने स्वभाव से ही उच्च आदर्शों के स्वामी थे। वे नियत थे तथा भागते हुए शत्रु पर आक्रमण करना अपनी कायरता समझते थे। शरण में आने वाले शत्रु के साथ मित्र जैसा व्यवहार करना अपना धर्म समझते थे। युद्ध में छल कपट नहीं करते थे, न ही शत्रु से इस तरह की आशा करते थे। तराइन की दूसरी लड़ाई में भी मोहम्मद गोरी ने छल कपट का सहारा लेते हुए युद्ध की अपेक्षा संधि का आश्वासन पत्र पृथ्वीराज चौहान के पास भेजा था, जिस पर राजपूत शासक ने विश्वास कर लिया, परंतु अफगान सेना ने उन पर हमला कर दिया। राजपूत सैनिक युद्ध में अंतिम क्षण तक लड़ते लड़ते मर जाना पसंद करते थे। ये युद्ध मैदान से भागना अपमान की बात समझते थे। तुर्कों में इन उच्च आदर्शों का कोई महत्व नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट है तुर्कों का कुशल सैन्य संगठन। राजपूत सेना के मुकाबले तुर्कों की सेना का सैनिक संगठन ज़्यादा अच्छा था। अफगान अपनी सेनाओं को 5 भागों में बांटते थे, आगे, पीछे, दाएं, बाएं और केंद्र। इसके अतिरिक्त 2 टुकड़ियों को अलग से सुरक्षित रखा जाता था। ये टुकड़ियां थके हुए शत्रु सैनिकों पर अचानक हमला करती थी। इस तरह शत्रु सेना में भगदड़ मच जाती थी। सेना कई दस्तों में बटी होती थी जो बारी बारी से शत्रु पर आक्रमण करते थे। कभी कभी तुर्की सेना का एक हिस्सा भागने के बहाने शत्रु दल को अपनी सेना के मध्य लाकर उस पर भयंकर प्रहार करता था। तुर्क पराजय के समय अपने अधिक से अधिक सैनिकों को युद्ध भूमि से निकालने की कोशिश करते थे। वहीं राजपूत
अंतिम क्षण तक लड़ते लड़ते मर जाना पसंद करते थे और उनकी यह प्रवृत्ति उनकी सैनिक शक्ति को कमज़ोर कर देती थी। राजपूत अपनी सेनाओं को उत्तर, दक्षिण और मध्य 3 भागों में बांटते थे, जो छल कपट वाले युद्ध में महत्व नहीं रह जाता था। राजपूत सारी सेना को एक साथ मैदान में उतार देते थे। इस प्रकार राजपूतों की पराजय में तुर्कों की सैनिक श्रेष्ठता की मुख्य भूमिका रही। नेक्स्ट पॉइंट है गुप्तचर व्यवस्था का अभाव। मुस्लिम आक्रमणकारी गुप्त रूप से अपने शत्रु की सभी जानकारियां रखते थे। ये गुप्त सूचना के आधार पर सही समय पर दुश्मन पर हमला करते थे। तुर्कों के गुप्तचर अपने शत्रु पक्ष के भेद को जानकर उनकी दुर्बलताओं का पूरा लाभ उठाते थे। राजपूतों में गुप्तचर व्यवस्था का अभाव था, जो राजपूतों की हार का कारण बना। नेक्स्ट पॉइंट है मुसलमानों की धर्मांधता। मुसलमान अपने धर्म के नियमों का कठोरता से पालन करते थे। उनका विश्वास था कि यदि काफिरों से लड़ते हुए मारे गए तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। वे सांसारिक मोह त्याग कर लड़ते थे। वे मूर्ति पूजा करने वालों को काफिर कहते थे और उनका सफाया करना अपना कर्तव्य समझते थे। वे दुश्मनों के विरुद्ध युद्ध को जिहाद अथवा धर्म की रक्षा के लिए युद्ध का नाम देते थे। राजपूत नियतिवादी तथा भाग्यवादी विश्वास के कारण विदेशी आक्रमण तथा यातनाओं को पूर्व जन्म के कर्मों का फल मानते थे। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक कारण। वर्ण तथा जाति व्यवस्था के कारण भारतीय समाज कई वर्गों में बटा हुआ था। छुआछूत और उच्चता की भावना के कारण समाज कमजोर हो रहा था। शोषित वर्ग में देश या राज्य विशेष की सुरक्षा की तथा विदेशी आक्रमण के प्रतिरोध की भावना का होना संभव नहीं था। राजपूतों में वंशगत श्रेष्ठता के कारण वे झगड़ालू और जिद्दी होते चले गए। शराबखोरी, जुआ, बहुविवाह आदि बुराइयां समाज को कमज़ोर कर रही थी। एक जाति के लोग दूसरी जाति के लोगों से संबंध नहीं रखते थे। लड़ने का काम सिर्फ क्षत्रियों का था। इस जाति व्यवस्था के कारण उस समय की अन्य जातियों ने राजपूतों का साथ नहीं दिया। इतिहासकार के निजामी ने कहा है कि भारतवासियों की पराजय का वास्तविक कारण उनकी सामाजिक व्यवस्था थी, जिसने समस्त सैनिक संगठन को जर्जर तथा दुर्बल बना दिया। नेक्स्ट पॉइंट है राजपूत शासकों में दूरदर्शिता का अभाव। राजपूत वीर, साहसी और पराक्रमी अवश्य थे, परंतु इनमें दूरदर्शिता का अभाव रहा। उन्होंने अपनी सीमाओं को मजबूत बनाने का प्रयास नहीं किया। यदि वे चाहते तो दुश्मन को सीमा पर ही रोक सकते थे। स्वयं पृथ्वीराज तृतीय ने तराइन की प्रथम लड़ाई में एक अच्छे अवसर को खो दिया। वह चाहता तो इस लड़ाई में मोहम्मद गोरी की निर्णायक हार हो सकती थी। इसके बाद भी तराइन की प्रथम लड़ाई में जीतकर वह रंगरलियां मनाने में व्यस्त रहा, जिसका परिणाम राजपूतों को तराइन की दूसरी लड़ाई में भुगतना पड़ा। इस तरह तुर्कों की सफलता और राजपूतों की हार भारत के लिए विनाशकारी साबित हुई। अनेक सदियों तक भारत विदेशियों का गुलाम रहा। तो स्टूडेंट्स, ये थे राजपूतों की तुर्कों के विरुद्ध हार के कारण, जो BA 4th सेम के लिए उपयोगी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।